जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको अभी तक क्वांटम नंबर्स की वीडियो भेजी जा रही थी और क्वांटम नंबर्स में मैंने ये मेंशन किया था कि ये क्लास 11th का चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल और चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा और साथ ही चैप्टर 4 फॉर क्लास 12 डी एंड एफ ब्लॉक की डिटेल का पार्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को चाहे डी एंड एफ ब्लॉक समझना हो क्लास 12 के स्टूडेंट को या क्लास 11 के स्टूडेंट को पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर समझना हो, क्योंकि उनके कोर्स का पार्ट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलेगी। और क्वांटम नंबर की कॉन्फ़िगरेशन जो आपने अभी अभी पढ़ी थी, जिसका ऑर्डर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा भी था 1s से 7p, हालांकि 8s तक बना के दिया था, लेकिन ये यहाँ पे आप लोगों को मैंने शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है। आप लोगों को जो ऑर्डर बना के दिया गया था वो ऑर्डर आपको पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल के हर एक अरेंजमेंट की डिटेल देगा और तभी डी एंड एफ ब्लॉक क्लास 12 के बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे और साथ ही क्लास 11 के पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को। तो जरा बहुत गौर से सुनिए। आप लोगों के सामने कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है जिसमें 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p एक सीक्वेंस जो बताई गई थी वो लिख के दी गई है और इस अरेंजमेंट को मैंने शेल वाइज बांटा। पहले फर्स्ट ऑर्बिट चल रही थी 1s, फिर सेकंड ऑर्बिट 2s 2p, थर्ड ऑर्बिट 3s 3p, फोर्थ ऑर्बिट शुरू हुई 4s। 4s के बाद 3d की फिलिंग होती है, यानी 3d को फोर्थ ऑर्बिट शुरू करने के बाद भरते हैं। तो जब आप फर्स्ट ऑर्बिट भर गए, 3 ऑर्बिट भर चुके हो और फिर फोर्थ ऑर्बिट तक आ गए, तो 4s भरने के बाद अगर आप 3d भरने जाओगे तो भी 4s में इलेक्ट्रॉन तो है क्योंकि वो आप पहले भर चुके हो और 4s में इलेक्ट्रॉन है, मतलब फोर्थ ऑर्बिट प्रेजेंट है, यानी 3d जब फिल होता है तब उस एलिमेंट के पास 4 ऑर्बिट्स रहती हैं, चौथी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, बस अंदर वाली ऑर्बिट में आके बची हुई जगह भरी जा रही होती है। तो इसका मतलब 3d को फोर्थ लाइन में क्यों पढ़ा जा रहा है, फोर्थ लाइन में, थर्ड ऑर्बिट होके भी उसे फोर्थ ऑर्बिट की लाइन में रखा है क्योंकि 3d के वक्त फोर्थ ऑर्बिट प्रेजेंट थी। तो 3d वाली फिलिंग में भी 4 ऑर्बिट्स होती है, फिर 4p 5s, फिफ्थ ऑर्बिट शुरू हुई तो फिफ्थ लाइन, 4d 5p, फिर सिक्स्थ ऑर्बिट शुरू हुई 6s 4f 5d और 6p, ऐसे ही सेवंथ लाइन शुरू हुई और हर लाइन s पे शुरू होके p पे खत्म हुई है। और हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी सी ही अरेंजमेंट का बना हुआ है। अगर आप बहुत गौर से देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दी है। जो कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को यहाँ पे लिख के दी गई है उसमें सिखाया गया था कि s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, f में 14 की कैपेसिटी थी, d में 10 की और p में 6 की। तो सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर 1 एलिमेंट आता है उसके 1s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और एटॉमिक नंबर 2 वाले एलिमेंट में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर आप 2s भर दोगे तो आपने सेकंड लाइन शुरू करी, 2s1, फिर सेकंड ऑर्बिट के s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और s में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। जब 2s भर जाता है तो 2p की शुरुआत करते हैं, 2p में 1, 2p में 2, ऐसे 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और अगर आप गौर से देखो, मैंने हर कॉन्फ़िगरेशन की एक सेपरेट लाइन बनाई है, s1 वाली अलग, s2 वाली अलग, p1 वाली अलग, p2, p3, p4, p5, p6, ये सारी इंडिविजुअल लाइंस बनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर में हमने हर कॉन्फ़िगरेशन को एक अलग लोकेशन दी, क्योंकि हमने टेबल ये सोच के बनाया था कि दुनिया में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स की पढ़ाई लिखाई करने बैठ गए सर जिंदगी बीत जाएगी। ऐसे जिंदगी बर्बाद करने के लिए थोड़ी मिली है हमें भगवान से कि एलिमेंट पढ़ते रहे। तो फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, उन्होंने कहा एक काम करो, टेबल पढ़ो, ऊपर वाले एलिमेंट को पढ़ो, नीचे वाले की पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले की कॉन्फ़िगरेशन भी s1 तो नीचे वाले की भी s1, ऊपर वाले का बिहेवियर और नीचे वाले का बिहेवियर सेम होगा, क्योंकि जब तक आउटर मोस्ट शेल में बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब तक वो बराबर इलेक्ट्रॉन्स का अर्थ है कि इक्वल ही लूज होंगे, इक्वल ही गेन होंगे, इक्वल ही शेयर होंगे। इसका मतलब बॉन्ड भी सेम तरीके से बनेंगे, कंपाउंड भी सेम तरीके से बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाले को पढ़ो, नीचे वाले की पढ़ाई सेट, एकदम टेंशन फ्री, ऊपर से ही पढ़ाई शुरू करो, नीचे वाले निपटते चले जाएंगे। तो काफी हद तक पढ़ाई आसान हो गई। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन वाइज एलिमेंट्स को अरेंज करा। तो इसका मतलब जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो ये सोच के बनाई गई है कि कॉन्फ़िगरेशन सेम रहनी चाहिए, उत्ते तो थल्ले
आगे सर ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसका क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हमने इस चीज का ध्यान रखा कि लेफ्ट टू राइट शेल सेम रखो। देखो दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथी ऑर्बिट, पांचवी, छठी, सातवीं, जैसे ही नई ऑर्बिट शुरू होती है, नई लाइन शुरू हो जाती है, तो टेबल में हॉरिजॉन्टली नए ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया जाता है और वर्टिकली सेम कॉन्फ़िगरेशन को। तो हॉरिजॉन्टली एक लाइन में एक रो में शेल बराबर है और वर्टिकली एक कॉलम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न बराबर है। भाई फर्स्ट ऑर्बिट के s में 1, सेकंड आउटर मोस्ट है s में 1, थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट है s में 1, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बनी। और इसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप गौर से देखो S में टोटल 2 कॉलम बने क्योंकि S की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की थी। P में 6 कॉलम बने क्योंकि P की जो कैपेसिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन की है। D में 10 और F में 14 कॉलम बन रहे हैं। और हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाते हुए 4s भरा, 3D में 1 से लेके 10 भरे, फिर 4p भरा, फिर 5s भरा, फिर 4d भरा, फिर 5p भरा, फिर 6s भरा। और हमने नोटिस करा 4f की प्रॉपर्टी ऊपर किसी से मैच नहीं हो रही क्योंकि f पहली बार आया है। तो हमने कहा इधर पीरियोडिक टेबल को जबरदस्ती खींचने से अच्छा है यहां से f की लाइन निकाल के अलग रख दो। मतलब 4f इन दोनों के बीच में से काटा गया है, इधर से निकाल के हमने नीचे रख दिया मेरे बच्चों। और जैसे ही हमने ये नीचे रख दिया तो पता चला ये 6th लाइन का हिस्सा है, इसकी कोई सेपरेट लाइन नहीं है, समझेंगे? ये छठे पीरियड का पार्ट है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को पीरियड कहा जाता है और वर्टिकल अरेंजमेंट को ग्रुप कहा जाता है। तो ऊपर से नीचे जाते जाते ग्रुप मिलेंगे, राइट में जाते जाते पीरियड मिलेंगे। तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड से ही 4f बना है। तो 4f के लिए आप ऐसे मत करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, कतई नहीं, यहां से नीचे रखा गया है, यहां मौजूद है ये। उसी प्रकार 7th पीरियड में से 5f को निकाला गया। तो 4f और 5f सीरीज को अलग जगह तो दे दी गई पर पीरियड अब भी 6 और 7 है, इनका कोई ग्रुप नहीं होता। लेकिन आप गौर से देखो ये हिस्सा सिर्फ s वाली फिलिंग का है, ये हिस्सा सिर्फ p वाली फिलिंग का है। इधर d आ गया और इधर f आ गया तो पीरियोडिक टेबल में ऐसे डाउन जाते जाते तो हमें 18 ग्रुप देखने को मिलते हैं, 2 और 10 12 और 6 18, जिनमें ऊपर से नीचे कॉन्फ़िगरेशन से राइट में जाते जाते हमें यहां पे पीरियड्स मिले 7, जिनमें ऑर्बिट्स हैं टोटल। भाई एक ऑर्बिट 2 3 ऐसे 7 ऑर्बिट्स और 4 ब्लॉक देखने को मिले जब सिर्फ s भरा गया, s ब्लॉक जिसके आखिरी इलेक्ट्रॉन की p में फिलिंग आकर रुक गई p ब्लॉक, जिसके आखिरी इलेक्ट्रॉन की d में फिलिंग आकर रुक गई d ब्लॉक और जिसके आखिरी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग f में आकर रुक गई f ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं और हमें अब क्लास 12th में ये d एंड f ब्लॉक की डिटेल पढ़नी है, d एंड f ब्लॉक की। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न आपको पीरियोडिक टेबल की पूरी अरेंजमेंट के साथ ही समझ में आएगा, इसलिए पहले मैंने ये पूरा पीरियोडिक टेबल का आपको स्ट्रक्चर बताया जिसमें d एंड f ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 3d 1 से लेके 3d 10 तक की सीरीज को पढ़ेंगे। क्यों? आप सिर्फ एक लाइन पढ़ो, नीचे वाले की पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा, ऊपर को पढ़ो, नीचे की पढ़ाई तैयार है। तो 3d1 पढ़ो, 4d1 समझ में आ जाएगा, 5d1 समझ में आ जाएगा, 6d1 समझ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार हमें सिर्फ ये पहली सीरीज पढ़नी है 3d सीरीज, और ये 3d सीरीज को हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। देखो s ब्लॉक और p ब्लॉक किनारे पे मौजूद है, d ब्लॉक बीच में आता है और जो चीज बीच में आती है उसके लिए शब्द प्रयोग में आता है ट्रांजिशन। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बीच में फंसा हुआ है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो टर्म्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली लाइन 3D सीरीज है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज का बात अगर की जाए तो सेम बात है। और जो ट्रांजिशन के भी अंदर फंसा हुआ था वो इनर ट्रांजिशन होता है मेरे बच्चों। तो आपको डी और एफ ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन की पढ़ाई करनी है करेंटली, जिसमें हम सबसे पहले 3D सीरीज पे गौर करते हैं। बस डी ब्लॉक पहले, एफ ब्लॉक बाद में। डील
3D सीरीज पे फोकस करो, D को निपटाओ, F निपटता चला जाएगा, काफी हद तक सेम है। इसका वजूद ही क्या है? साले को जगह तो दी नहीं हमने पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप तो दिया नहीं, इसे दो ग्रुप के बीच में फंसा के अलग कर दिया। इसकी कोई इज्जत है? D को पढ़ते हैं, F अपने आप निपट जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, सब सेट है मामला। तो अब 3D सीरीज से हम अपनी पढ़ाई को शुरू करें। हमें पता चला D में पहले 10 एलिमेंट D1 से D10 पढ़ने हैं जो पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं प्रेजेंट हैं, लेफ्ट टू राइट। ओए ओए उल्टा बोल दिया, बाएं से दाएं, सॉरी आई जस्ट सुपर एक्साइटेड अबाउट द न्यू चैप्टर। तो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोगों को D की सीरीज में सबसे पहले 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन समझनी है। काफी सारी प्रॉपर्टीज तो कॉन्फ़िगरेशन से ही हल हो जाती है। मैंने आपके सामने कहा 3D सीरीज 3D1 से 3D10 तक आती है। एटॉमिक नंबर 21 से 30 एटॉमिक नंबर 21 कैंडियम होता है। कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। यहां पे देखो 3d1 पे ऐड हुआ, D का पहला एलिमेंट 21 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21। अब एक सवाल आया, सर इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन कोई शॉर्टकट इसका भी दे दो। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखो, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल पढ़ा जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनवाते हैं, वही लूज होंगे, उन्हीं में गेन होगा। सारा परिचय आउटर मोस्ट शेल से जुड़ा है एलिमेंट का, तो अंदर वाली ऑर्बिट पढ़ने की टेंशन ही नहीं। हर ऑर्बिट अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल में S से शुरू हुई थी, यानी S से नई ऑर्बिट की शुरुआत हुई है। उसके आगे का हिस्सा पढ़ो, पीछे का भूल जाओ। 3p6 तक का हिस्सा भूल जाओ, उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन आए, एक नोबल गैस आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आगे टाइटेनियम 22 इलेक्ट्रॉन वाले में मैंने इतनी कॉन्फ़िगरेशन की, जो कॉन्फ़िगरेशन का पूरा पोर्शन था हटाया, मिटाया, आर्गन दिखाया, काम सेट हो गया। अब 4s2 लिख दो, 18 और 2 20 और 22 पूरे करने के लिए D में 2 हो गए 22। अब इसके बाद वेनेडियम 23, कॉन्फ़िगरेशन आ गई आर्गन 4s2 3d3 मेरे बच्चों। अब इसके बाद क्रोमियम आर्गन 4s2 3d4। यहां एक पंगा है, ये थोड़ा सा बदतमीज है, ये जो ना बात नहीं मानता। क्यों? अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी बताते हैं। मैग्नीज 25 आर्गन 4s2 3d5। इसके बाद आया आयरन जी 26 आर्गन 4s2 3d6। इसके बाद आया, ऐसे रख देते हैं अजी, आगे का आएगा आर्गन के बाद कोबाल्ट 27 आर्गन 4s2 3d7। फिर इसके बाद आया निकल 28 आर्गन 4s2 3d8। देन हियर कम्स कॉपर 29 आर्गन 4s2 3d9। ये भी साला बदतमीज है, ये भी क्रोमियम के ऊपर गया है, क्रोमियम की तरह ये भी बात नहीं मानता। इन दोनों में थोड़ा सा फेर बदल गया। नाउ जी 30 आर्गन 4s2 3d10। ये मैंने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ली थी। मुझे पता चला कि जब हम यहाँ पे D में एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आपको सिर्फ आउटर मोस्ट शेल पढ़ना है। S में एक घर होता है, D में 5 घर होते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इधर भी आपने देखो 4s में 2 भरने हैं और D में आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 और 2। यहाँ पे S में 2 भरने हैं, D में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। यहाँ पे देखो S में 2 और D में 4, 1 2 3 4। यहाँ पे S में 2 और D में 5, 1 2 3 4 5। हमें पता चला जब एक सबशेल आधा भरा हुआ हो, यानी हर घर में 1 इलेक्ट्रॉन है, हर घर की एनर्जी बराबर है, और या फिर हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी सबशेल पूरा भरा हुआ हो, तो ये बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि सब बराबर है, ऑल आर इक्वल, नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इंफीरियर। एक परफेक्ट पीसफुल प्लेस। लेकिन इस पीसफुल प्लेस को अचीव करने के लिए सबको बराबर करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने देखा कि अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें सारे बराबर हैं, इससे पहले वाले में बराबर नहीं है।
तो अब यहाँ पे देखो इधर कश्मकश थी कि चलो बराबर नहीं है, लेकिन कमजोर जो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल थे घर थे वो भी गिनती में एक से ज्यादा थे, लेकिन 3D4 में एक ही घर बचा जिसमें एनर्जी की गड़बड़ी है। इनने कहा मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं अकेला गरीब रह गया, मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे भी अपने आप को संपूर्ण बनाना है। तो उनने थोड़ी सी बदतमीजी करी, उसने कहा कि एक तेरे पास फालतू है, मैंने इलेक्ट्रॉन दे दे, और इसने यहाँ बुला लिया और 4s2 3d4 बन गया 4s1 3d5। माने इनने अपने आप को हाफ फिट बनाने के लिए s के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, और यहाँ पे s को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो अब भी स्टेबल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड सब्शल स्टेबिलिटी का आता है या फुली फील्ड सब्शल स्टेबिलिटी का आता है, तो वो स्टेबल अब भी है। लेकिन सवाल आया कि सर इसने क्यों करा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी से बस एक कदम दूर था। अब क्वेश्चन आता है कि सर इससे पहले कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है। आप एग्जांपल ले लो, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2, p में अगर 6 पे पूरा भर जाता है तो 3 पे आधा भर जाएगा, लेकिन ये s के इलेक्ट्रॉन को p में नहीं बुला रहा। क्यों नहीं बुला सकता? क्योंकि सेकंड s से सेकंड p सेम ऑर्बिट में बड़ी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, पर बड़ी ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट से अंदर वाली ऑर्बिट 3 में तो जा सकता है। बाहर से तो इलेक्ट्रॉन अंदर खींच सकते हैं, भाई ये नीचे से ऊपर है, बड़े एनर्जी लेवल पे भेजने में एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एनर्जी बर्बाद होती। हमने पैसा बर्बाद करने में विश्वास ही नहीं रखा, हमने कहा इसकी बात ही मत सुनो, सुपीरियर से बुला लो इलेक्ट्रॉन। तो 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बन गई कॉपर क्रोमियम की क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन का एक एक्सेप्शन बना। आगे आयरन में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद कोबाल्ट में देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और d में 7 है, तो 4s में 2 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 4s में 2 और d में 8 है, और ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे s में 2 और d में 9, ये भी बदतमीज है। इनने कहा मैं भी वही काम करूंगा जो क्रोमियम ने करा और फुली फील्ड स्टेबल हो जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4s1 3d10 की कॉन्फ़िगरेशन इज मेंटेन्ड हियर। देन आया 4s2 3d10, 4s2 3d10, s में 2 d में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें यहाँ पे d की पहली रो की अरेंजमेंट मिल गई, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपसे कोई पूछे सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो देखो इस पूरी रो में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, इस पूरी में 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, यहाँ पे जी 3 है, यहाँ 1 और ये 5 6 है और d में 5 है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ पे टोटल सिंगल इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ टोटल सिंगल इलेक्ट्रॉन 3 है, एथे 2 एथे 1 s में और d में 0, और यहां पे देखो तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड सारे के सारे पेयर्ड है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कॉन्फ़िगरेशन से निकालने सिखाए हैं, इसी पे सबसे ज्यादा बातें कायम है डी के अंदर, क्योंकि मुझे पता चला कि जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही ज्यादा एलिमेंट्स के पास बॉन्ड बनाने की कंडीशन अवेलेबल रहेगी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि बावले हुए बैठे हैं, सिंगल बैठे हैं ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये जना क्या कहते हैं, शादी के जो उदाहरण थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करने लगे, और इनके यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ गई, बॉन्ड मजबूत हो गया, टाइटली चिपक गए, तो जो मेटल का सॉलिड तैयार हुआ वो हार्ड था, हार्डनेस बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा जितना सॉलिड मजबूत होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ये सारी खूबी मेटल्स की होती है, तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी हाई होगा, और साथ ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई होगी, क्योंकि सॉलिड मजबूती के साथ जुड़ा है, तो एक एक एटम टाइटली कनेक्टेड होगा, और उस एक एक एटम को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, और वही एनर्जी होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एक एक एटम तोड़ के अलग करना। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी आई होगी, तो इस सारा फिनोमेना अनपेयर्ड से कनेक्टेड है। इसका मतलब डी की प्रॉपर्टी में ज्यादातर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल है। कभी कहीं फंस जाओ तो अनपेयर्ड लिखाओ, काम सेट हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे डी के अंदर, और सेम विद एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो फिलहाल आज की थ्योरी अच्छे से एक बार पढ़िए, कोई डाउट हो कमेंट पे पूछिए, और कल मैं इस थ्योरी को आगे कंटिन्यू कराता हूँ, ठीक है। चलिए, आप सब लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा कराइए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल आपसे जुड़ा रहेगा। जय हिंद ऑल ऑफ यू।